अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स विद अनमोल। हमने फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। सेकेंड ईयर फिज़िक्स से आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एक सरफेस में से जिसके अंदर हमने चार्ज को इनक्लोज किया है, चार्ज को बंद किया है। तो हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक सफ़ियर है जिसका रेडियस मेरे पास r है और उस सफ़ियर के सेंटर पे हमने एक चार्ज को इनक्लोज किया है, एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने उस सफ़ियर के सेंटर में रखा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा आज का टास्क है, हमने ये फाइंड करना है। तो जो इस सरफेस का रेडियस है वो मैंने आपको कहा कि वो कितना है। सपोज कर लें कि वो मेरे पास r है। ठीक है, ये एक सफ़ियर है, ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ओके, अब मुझे पता है हम फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में कि फ्लक्स हम फाइंड करते हैं E डॉट ए से। फाई इज इक्वल टू E डॉट ए। ठीक है, इसके अंदर E मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और A मेरे पास था वेक्टर एरिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो मेरे पास फ्लक्स आता है। लेकिन इस फार्मूला की लिमिटेशन क्या है कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सर्फेसिस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लैट सर्फेसिस। जैसे जब हमने ये फार्मूला डराइव किया था, इस फार्मूले को पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे जितनी भी सर्फेसिस ली थी वो सारी क्या थी, फ्लैट सरफेस थी। लेकिन इस टाइम हमने जो सरफेस ली है वो एक कर्व शेप है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, एक फुटबॉल है। इसकी जो सरफेस है ये फ्लैट नहीं है बल्कि क्या है, कर्व है। और इसके सेंटर में हमने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। और हम देखना चाह रहे हैं उस चार्ज की वजह से इस फुटबॉल के अंदर से, इस सफ़ियर के अंदर से कितना फ्लक्स पास करे, ये हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि ये सरफेस मेरे पास स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। और मेरे पास फार्मूला किसका मौजूद है, फ्लैट का। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सरफेस को, जो हमारी सरफेस है, इसको फ्लैट करेंगे। किस तरह से फ्लैट करेंगे, हम इस सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हो बेसिकली कि छोटे छोटे फ्लैट पैचेस को आपस में सिलाई किया गया और मेरे पास एक कर्व शेप में फुटबॉल बन गया, एक स्फेरिकल शेप बन गई है। तो ये मेरे पास एक पैच है, ये मेरे पास सेकंड पैच है, और आप देख रहे हो ये अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट है, ये अलहदा से फ्लैट है, ये अप्रॉक्सीमेटली अलहदा से फ्लैट है, ये मेरे पास अलहदा से फ्लैट है। तो इस तरह से हम इस कर्व सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने इसके n पैचेस बना लेंगे। अब कहोगे कि फुटबॉल के तो 2 भी पैच बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं 2 पैच बनाऊँ तो सरफेस मेरे पास फ्लैट नहीं रहेगी, कर्व बनेगी। तो हमने इतने छोटे फ्लैट पैच बनाने हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो क्या हो जाए, एक फ्लैट सरफेस बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सरफेस के n स्मॉल पैचेस बना लेंगे। और आप देख रहे हो कि अगर इसको मैं एक पैच कंसीडर करूं तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट सरफेस बन रही है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे इस सफ़ियर के साथ, क्योंकि ये भी तकरीबन एक किस्म का मेरे पास फुटबॉल ही है। तो मैंने क्या किया, इसकी सरफेस पे छोटे छोटे फ्लैट पैचेस बना लिए हैं। ठीक है, तो हम इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं कि डिवाइड द सरफेस ऑफ सफ़ियर इनटू n स्मॉल पैचेस। क्या किया हमने, सरफेस को डिवाइड किया। तो डिवाइड द सरफेस ऑफ सफ़ियर इनटू n स्मॉल पैचेस। कितने छोटे पैच होने चाहिए कि वो अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट सरफेस बन जाए। और हम कहते हैं कि लेट्स सपोज इस फ्लैट सरफेस का एरिया मेरे पास डेल्टा A1 है, इसका मेरे पास डेल्टा A2 है, सॉन इसी तरह करते करते इसका मेरे पास डेल्टा AN है। और मैंने कुछ शो किए हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ पैचेस हैं, n नंबर ऑफ पैचेस हैं। तो डिवाइड द सरफेस ऑफ सफ़ियर इनटू n स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया या वेक्टर एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है, एंड देयर इंटेंसिटी, और उनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास कर रही है, एंड देयर इंटेंसिटीज आर, हम कहते हैं लेट्स सपोज पैच 1 के लिए उसकी वैल्यू E1 है, पैच 2 के लिए उसकी वैल्यू E2 है, तो सो ऑन पैच n के लिए उसकी वैल्यू क्या है, EN है रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
तो आपको इस बात का पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं हर डायरेक्शन में। एक पॉजिटिव चार्ज है तो हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं। तो अगर मैं इसकी एलिमेंट की बात करूं, एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करूं, तो इस एरिया एलिमेंट का जो मेरे पास वेक्टर एरिया होगा डेल्टा A1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन मैं डेल्टा A1 की शो कर रही हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी मेरे पास हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रही हैं, तो E1 की डायरेक्शन भी मेरे पास इसके पैरेलल होगी डेल्टा A1 के, ठीक है। तो ये मेरे पास E1 के। इसी तरह मैं किसी भी पैच को कंसिडर करूँगी तो उसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर और E की डायरेक्शन भी उसके अलॉन्ग होगी, क्योंकि जब मेरे पास चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसके हर डायरेक्शन में मेरे पास क्या जाती हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ये आप देख रहे हो हर डायरेक्शन में, आप जितनी मर्जी डायरेक्शंस बना लो इसकी, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एरिया एलिमेंट कंसिडर करोगे तो ये लाइन और इस एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर एरिया वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। आप यहाँ पे एरिया एलिमेंट कंसिडर करोगे तो उस एरिया एलिमेंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उस एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर एरिया है वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे अगर मैं इस फुटबॉल की बात कर रही हूँ तो अगर मैं इस पैच को कंसिडर करूँ, इस पैच को, तो ये मेरे पास इसके वेक्टर एरिया इस पैच का इस तरह से बनाऊंगी, इसका इस तरह से बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में मेरे पास क्या बन रहे हैं, इनके वेक्टर एरियाज, लेकिन वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पैच के लिए क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, हमने अपने पैचेस को क्या कर लिया है, फ्लैट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लैट पैचेस के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो इस फार्मूला से हम यूज़ करते हुए पहले फर्स्ट पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, सेकंड का करेंगे, सो ऑन, इसी तरह हम सारे पैचेस का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैच की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट पैच, कि जो मैंने फर्स्ट पैच कंसिडर किया है उसके लिए मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पैच की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स को 5 कह देती हूँ। दैट इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1, ठीक है। इसी तरह सेकंड के लिए, फॉर सेकंड पैच मेरे पास फ्लक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2। सो ऑन कैलकुलेट करते जाएंगे तो n पैच के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी φn इज इक्वल टू En डॉट डेल्टा AN, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स के लिए मुझे इन सारे फ्लक्सेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स फाई है मेरे पास, टोटल फ्लक्स फाई दैट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस सो ऑन φn, के n जो हमने फ्लक्स फाइंड किया उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। φ1 की क्या वैल्यू है मेरे पास, E1 डॉट डेल्टा A1, φ2 की क्या वैल्यू है, E2 डॉट डेल्टा A2, सो ऑन। φn की क्या वैल्यू है, En डॉट डेल्टा AN। अब मुझे क्या करना है, इनका डॉट खत्म करना है। डॉट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos θ7 आ जाएगा। और हमें इस बात का पता है कि थीटा एंगल है बिटवीन E एंड A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। और ये बात मैंने आपको फुटबॉल की एग्जांपल से भी और इससे भी समझाई है कि E और A के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, मेरे पास 0 डिग्री बन रहा है। तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, cos ऑफ 0 पुट कर देती हूँ हर पैच के लिए। तो फिर मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी, फाई इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 cos ऑफ 0 प्लस E2 डेल्टा A2 cos ऑफ 0 प्लस सो ऑन En डेल्टा AN cos ऑफ 0। अब cos ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है तो सारी जगह पे 1 आ जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, फाई इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस सो ऑन लास्ट n पैच का En डेल्टा AN, ये मेरे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमने क्या देखना है कि बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, हम अभी देखते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री
स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से मेरे पास E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, सो ऑन, ये सारी En की वैल्यू ये सारी इक्वल होंगी और इनको हम नाम दे देते हैं कि लेट्स सपोज इनकी जो मैग्नीट्यूड है सबकी वो क्या है, E के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है स्फेरिकल सिमेट्री? जब मेरे पास स्फीयर है, आप देख रहे हो कि ये एक सिमेट्रिक शेप है, इसके अंदर कोई भी इरेगुलर शेप नहीं है, कहीं से रेडियस कम कहीं से ज़्यादा, एक सिमेट्रिकल शेप है। मतलब कि सेंटर से इसकी सरफेस के हर पॉइंट का जो रेडियस है वो सेम है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारे पास सेंटर से हर सरफेस के हर पॉइंट तक जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। और हमें इस बात का पता है कि जो E है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका फार्मूला क्या होता है, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। ये मेरे पास इसका फार्मूला होता है Q/R स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि R के चेंज होने से E की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो कि R तो मेरे पास हर पैच के लिए सेम है। अगर मैं इस पैच की बात करूं तो सेंटर से इसका रेडियस भी मेरे पास उतना ही है जितना इस पैच का रेडियस है, जितना इस पैच का रेडियस है, जितना इस पैच का रेडियस है। तो सेंटर से हर पैच का डिस्टेंस मेरे पास सेम है। तो हर पैच का डिस्टेंस सेम होने की वजह से हर पैच के लिए मेरे पास E की वैल्यू भी क्या होगी, फिर सेम होगी। तो इसी को मैंने लिखा है कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 सो ऑन En दैट इज इक्वल टू E। तो हम क्या करेंगे, इस सारी की जगह E1, E2, E3 की जगह क्या पुट कर देंगे, सिंपल E पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि पुट करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है। तो ये बन जाएगा टोटल फ्लक्स फाई दैट इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा A1 प्लस E इंटू डेल्टा A2 प्लस सो ऑन E इंटू डेल्टा AN। E को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो बाकी का बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन डेल्टा AN। अब सब पैचेस के एरिया को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया बनेगा। मतलब अगर इन सब पैचेस के एरिया को ऐड करूं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा इस स्फीयर का। इस स्फीयर का बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली मैंने इन सब पैचेस के एरिया को ऐड किया है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कि जो भी स्फीयर हमने अस्यूम की है उसके सरफेस एरिया के इक्वल बन जाएगा इन सब पैचेस का एरिया का सम। अब हमें ये बात पता है कि जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है। तो स्फीयर के सरफेस एरिया की वैल्यू होती है मेरे पास 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरे पास फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये क्या है, इस पूरे जो स्फेरिकल सरफेस है इसका एरिया है 4 पाई R स्क्वायर। अब E हमें पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये मैंने वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर और एज इट इज़ 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई से कैंसिल, R स्क्वायर से कैंसिल। तो मेरे पास क्या बना, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास टोटल फ्लक्स है जो कि इस सरफेस में से पास कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q। और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या है कि फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब एक चार्ज की बजाय अगर मैं यहाँ पे 2 चार्जेस करूँगी तो नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं इस सरफेस एरिया में से पास करने वाली वो भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। और फ्लक्स भी मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फ्लक्स किसके डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड मेरे पास कि यहाँ पे मैंने एक होलो स्फीयर लिया, यहाँ पे अगर मैं कोई मीडियम प्लेस कर दूँ तो मीडियम प्लेस करने से भी मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें मिलता है कि फ्लक्स जोन सा है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर इस चीज़ को मैं आपको इससे शो करूं कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अभी हमने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये मैं क्या शो कर रही हूँ, इसमें से गुजरने वाली इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, अब मैंने कहा कि जो हमारे पास फ्लक्स है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर इस चार्ज को मैं एक स्फीरिकल सरफेस में से इनक्लोज करूं
तो आप देख सकते हो कि इसमें से फ्लक्स कितना होगा, नंबर मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स कितनी पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइन्स पास कर रही हैं। इसी तरह अगर मैं इसी चार्ज को एक इस तरह की शेप में इनक्लोज कर देती हूँ तो अब कितनी लाइन्स पास कर रही हैं, अब भी सेम नंबर ऑफ लाइन्स पास कर रही हैं। अगर इसको मैं कुछ इस तरह की सरफेस में से इनक्लोज करती हूँ तो अब भी मेरे पास सेम नंबर ऑफ लाइन्स पास कर रही है, मतलब इसमें से फ्लक्स, इसमें से फ्लक्स और इसमें से फ्लक्स, मेरे पास तीनों एरियाज में से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि तीनों में मेरे पास एक ही चार्ज इनक्लोज है और तीनों का मीडियम भी मेरे पास एक है। तो ज्योमेट्री पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड मीडियम।